अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटिक नियोप्लाज़म्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है ना इसमें जो बिनाइन कंडीशंस होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम BENIGN, ठीक है, बिनाइन जो ट्यूमर्स होते हैं उनकी नाम जो है ना सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, अब जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं उनमें इसमें ना सबसे पहले एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, कैवर्नस हेमेंजियोमा। क्या? कैवर्नस हेमेंजियोमा। अब बेसिकली कैवर्नस हेमेंजियोमा इट इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द लिवर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द जो है ना आपके पास क्या, लिवर। ठीक है यार, बिनाइन की स्पेलिंग क्या है मुझे पता नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये मोस्ट कॉमन जो ना बिनाइन ट्यूमर होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, लेट सपोज़ ये मैंने डायग्राम जो है ना थोड़ा सा उल्टा बना दिया है। यहाँ पर ना मुझे कैप्सूल बनाना चाहिए था। अगर इसको आप कैप्सूल कंसीडर करें, लेट सपोज दिस इज़ द कैप्सूल ऑफ द लिवर। अब ये जो कैप्सूल है इसमें ना कैप्सूल के नीचे मतलब क्या, सब कैप्सूलर, ये क्या है, सब कैप्सूलर आपको क्या मिलेगा, डायलेटेड थिन वॉल्ड चैनल मिलेगा ब्लड का। क्या? ब्लड वेसल का एक आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, सब कैप्सूल के नीचे डायलेटेड थिन वॉल्ड चैनल मिलेगा आपको। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, कैवर्नस हेमेंजियोमा कहते हैं। ठीक है, इसमें बस इतना ही याद करना है, इसको हम बोलते हैं कि कैवर्नस हेमेंजियोमा। इसमें और कोई चीज़ जो है ना याद नहीं करनी आपने। ठीक है, उसके बाद बिनाइन कंडीशन में आपके पास आती है एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, हेपेटोसेल्यूलर एडीनोमा। हेपेटोसेल्यूलर एडीनोमा ये जो ना, ये कॉमनली ना यंग विमेन जो होती है ना उनमें ना कॉमनली जो है ना मसला ये हो रहा होता है। ठीक है, उन्हीं में होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ये जो दोनों चीज़ें ये कॉमनली जो फीमेल्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं जो ना उनकी जो ना आपके पास क्या यूँ समझो जो पीक ईयर्स होते हैं जो ना तो उनमें ये यूज़ कर रही होती हैं। तो यंग वीमेन में ना ये बहुत कॉमन हो रहा होता है। क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू द जो ना आपके पास क्या यूज़ ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड जो ना आपके पास क्या, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, इसके ना 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। अब वो 3 टाइप्स ना इनमें म्यूटेशन के बेस पर ना इन्होंने उसको 3 टाइप्स में जो ना डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसमें ना सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये क्या, एक जीन है। इस जीन को हम बोलते हैं क्या, हेपेटिक न्यूक्लियर फैक्टर 1 अल्फ़ा। हेपेटिक न्यूक्लियर फैक्टर 1 अल्फ़ा। अब बेसिकली ये जो जीन है इट प्रोड्यूसेस आपके पास क्या जो ना यहाँ पर ये क्या प्रोड्यूस करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ये वाला, इट प्रोड्यूसेस दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये जो ना आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये इसके हेपेटोसाइट के डीएनए में जाएगा। क्या? हेपेटोसाइट के डीएनए में जाएगा। हेपेटोसाइट के डीएनए में जाएगा और इस यहाँ पर ना जीन की रेगुलेशन करेगा। बहुत सारे जीन्स होते हैं हेपेटोसाइट के जो ना जीन्स में भी जाएगा और आइलेट्स ऑफ जो ना लैंगरहान में भी जाएगा। वहाँ पर भी ना जीन की जो ना आपके पास क्या रेगुलेशन करेगा। ठीक है, और वो फिर वहाँ से प्रोटीन वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो इस जीन में यहाँ पर ना होता क्या जो ना इसमें डिफेक्ट हो जाता है या फिर ये इनएक्टिवेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है ये जीन। ठीक है, तो जो ना यहाँ पर ये जो ना आपके पास क्या, इसका एक टाइप ये होता है। ठीक है, और ये जो ना आपके पास क्या इसमें इस जीन की ना बस इनएक्टिवेशन नहीं हो जाती है। ठीक है, और अगर कोई पेशेंट है इसमें जर्म लाइन म्यूटेशन है तो उसमें अगर वो हेट्रोजाइगस ही है, होमोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस है, तो उसमें ना आपके पास क्या हो जाएगा वो जो है ना उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस के जो है ना आपके पास क्या वो उसका भी ऑनसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें बस आपने यही याद करना है। उसके बाद इसमें जो है ना दूसरा क्या होता है, एक जो है ना ये एक रिसेप्टर है, इसको हम बोलते क्या, GP130, ग्लाइकोप्रोटीन 130। अब ये जो GP30 है एक रिसेप्टर है फॉर द इंटरल्यूकिन 6। ये इंटरल्यूकिन 6 है, ये इंटरल्यूकिन 6 जब इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है तो ये ना एक पाथवे को एक्टिवेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, जेक स्टेट पाथवे।
अब अगर आपको जो ना नॉर्मल पाथवे जो ना जब मैंने नियोप्लेजिया का बेसिक वाला वीडियो बताया जो ना आपके पास क्या उसमें पढ़ाया था, तो उसमें ना मैंने ये सारा बताया था, ये पाथवे मैंने ना वहाँ पर बिल्कुल क्लियरली ना बताया था, ठीक है। अब ये पाथवे यहाँ पर क्या करेगा, MYC जीन को एक्टिवेट करेगा। MYC जीन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोड्यूस करेगा। अब वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फिर से जो ना साइक्लिन डी प्रोड्यूस करवाएगा, और साइक्लिन डी के ऊपर जो ना आपके पास क्या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो ना आपके पास क्या जो ना वो एक एंजाइम फिर बनेगा। उसके बाद वो जो ना आपके पास क्या जो ना RB प्रोटीन को इनहिबिट करेगा, और वो फिर जो ना आपके पास क्या माइटोसिस करवाता है। तो वो सारा पाथवे ये था, ठीक है। तो ये पाथवे यहाँ पर ये MYC जीन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, और वो फिर जो ना म्यूटेशन करवाएगा। तो अगर इस जीन में, इस GP130 में, इस रिसेप्टर के जीन में आपके पास क्या हो जाए, गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, मतलब ये स्टिमुलेटेड हो जाए, तो गेन ऑफ फंक्शन की वजह से ये बहुत ज़्यादा बनेगा, और उसकी वजह से ये जो ना ये पाथवे बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, तो फिर ये ट्यूमर बन जाएगी, ठीक है, और ये फिर हेपेटोसेल्युलर एडिनोमा हो जाएगा, ठीक है। और तो ये होता है। और तीसरा टाइप है हमारे पास क्या, गेन ऑफ फंक्शन ऑफ बीटा कैटेनिन, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ APC। APC एक जीन होता है जो कि क्या करता है, इस बीटा कैटेनिन को इनहिबिट करता है, बीटा कैटेनिन को इनहिबिट करता है। और बीटा कैटेनिन नॉर्मली क्या करती है, बीटा कैटेनिन भी यही काम करती है, ठीक है। ये जो जेक स्टेट वाला पाथवे इसी तरह से काम करती है बीटा कैटेनिन भी, ठीक है। अब बीटा कैटेनिन में अगर गेन ऑफ फंक्शन होगा तो ये इस पाथवे को एक्टिवेट करेगी बहुत ज़्यादा, तो ये जो है ना आपके पास क्या फिर से गेन ऑफ मतलब क्या ये जो माइटोसिस बहुत ज़्यादा होगी और ट्यूमर बनेगा। अगर APC को मैं ख़त्म कर दूं तो APC इसको इनहिबिट नहीं करेगा, फर्दर इसकी जो स्टिमुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 टाइप्स आपको बताए, एक ये जो ना हेपेटोसाइट न्यूक्लियर फैक्टर 1 अल्फ़ा इनएक्टिवेशन, दूसरा बीटा कैटेनिन जो है ना मतलब क्या ओवर एक्टिवेशन, तीसरा क्या आपके पास क्या GP130 आपके पास क्या जो ना एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और ये जो GP130 है ये ना बेसिकली आपके पास ये इन्फ्लेमेटरी भी होती है, ये क्या होती है, इन्फ्लेमेशन के साथ ना ये जो ना एसोसिएटेड होती है, ठीक है। और इसमें ये जो है आपको इसमें जो मार्फोलॉजी मिलेगी आपको, अगर आपके पास क्या हेपेटोसाइट न्यूक्लियर फैक्टर 1 अल्फ़ा इनएक्टिवेशन है, तो आपको जब इसमें इसको आप करेंगे जो ना इसकी इसको अगर आप मार्फोलॉजी देखेंगे इसकी, तो आपको ना इसमें यहाँ पर जो हेपेटोसाइट है, पूरे हेपेटोसाइट में आपको ना यहाँ पर क्या मिलेगा, फैट मिलेगी। पूरे हेपेटोसाइट में आपको यहाँ पर फैट मिलेगी। यहाँ पर ये इसमें क्या होगी, ये फैट होगी। और इसमें ना आपको यहाँ पर एक चीज़ एब्सेंट मिलेगी, उसको हम बोलते क्या, लिवर फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या, लिवर फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन एब्सेंस, यहाँ पर ये भी नहीं होती है। तो ये एक तो फैट मिलेगी आपको, और दूसरा ये प्रोटीन नहीं मिलेंगे। तो ये आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक या फिर ये मार्फोलॉजी है किसकी, जो ना इसकी HNF1 जो ना अल्फ़ा इनएक्टिवेशन की, ठीक है। और दूसरा क्या था, GP130, ये मैंने आपको बताया था ये इन्फ्लेमेटरी होती है। ये क्या होती है, इन्फ्लेमेटोरी। अब इसमें होता है कि ये हेपेटोसाइट है, हेपेटोसाइट के अराउंड ये क्या साइनोसॉइड्स हैं। अब ये जो साइनोसॉइड है ये आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, साइनोसॉइडल डायलेशन मिलेगी। और उसके अलावा अगर ये इन्फ्लेमेटरी है तो इसमें आपको CRP बहुत ज़्यादा मिलेगा, और अमाइलॉइड A भी ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज ये जो ना इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये हेपेटोसाइट के यहाँ पर क्या होता है, सेप्टाज होते हैं और फाइब्रस सेप्टाज होते हैं। तो वो आपको फाइब्रस सेप्टाज भी मिलेंगे, और आपको यहाँ पर डक्टल रिएक्शन भी मिलेगा। तो ये इसमें ना साइनोसॉइडल डायलेशन और ये रेज्ड CRP ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा था आपके पास क्या, बीटा कैटेनिन वाले में ना आपको बस सिर्फ ये याद करना है, इसमें आपको जो ना एटिपिकल साइटोलॉजिकल फीचर्स मिलेंगे। क्या, एटिपिकल साइटोलॉजिकल फीचर्स मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। ये बीटा कैटेनिन वाले जो ना उसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये था इसका आपके पास क्या पूरी पैथोजेनेसिस भी थी, और इसमें ना मैंने आपको इसकी मार्फोलॉजी भी बता दी, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है। अच्छा ये जो है ना आपके पास क्या बीटा कैटेनिन वाली म्यूटेशन, इट हैज़ इफ़ अ पेशेंट हैविंग दी आपके पास क्या म्यूटेशन इन द बीटा कैटेनिन, और आपने उसको डायग्नोज किया एज अ हेपेटोसेल्युलर एडिनोमा, तो ही और शी हैज़ हाई रिस्क to transform
दिस हेपेटोसेल्यूलर एडिनोमा इनटू है आपके पास क्या हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा। इनमें क्या होती है, हाई रिस्क होती है, हाई रिस्क टू ट्रांसफॉर्म इन हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा। और ये फिर आपके पास क्या है, दिस इज़ जो ना आपके पास क्या जो ना वेरी डेंजरस कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर ये पहले भी मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, हाई रिस्क टू ट्रांसफॉर्म एंड टू आपके पास क्या हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये ना ये डेफिनेटली आपसे एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाएगा, ठीक है, और कुछ इसमें से पूछा जाए नहीं, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये आप अच्छा इसको ट्रीट आप कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर बीटा कैटेनन की म्यूटेशन है तो आपने उस ट्यूमर को रिसेक्ट करना है, उसको कट करना है। अगर ट्यूमर में बीटा कैटेनन की ना आपके पास क्या म्यूटेशन नहीं और ट्यूमर बिल्कुल स्मॉल है तो उस पेशेंट को ना आपने फॉलोअप के लिए ना फॉलोअप करवाना है। और वो जो यूज़ है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का और जो ना एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का उसका वो जो ना आपने स्टॉप कर देना है, बस ये इसका ट्रीटमेंट है। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसमें हमारे पास आ जाती हैं क्या प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये बिनाइन कंडीशंस दी है आपके पास, ये दोनों बिनाइन दी। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं क्या प्राइमरी मैलिग्नेंट, मैं लिख दूँ इसका नाम लिख दूँ प्राइमरी मैलिग्नेंट। प्राइमरी मैलिग्नेंट में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है हेपेटोब्लास्टोमा। अब ये जो हेपेटोब्लास्टोमा है इट इज़ एसोसिएटेड विद द फैप familial adenomatous polyposis and Beckwith-Wiedemann syndrome। Beckwith-Wiedemann syndrome। अब ये फेप क्या है, ये फेप आपको पता है कि इसमें ना किस जीन की म्यूटेशन होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक वीडियो में भी बताया था, ठीक है। और इट इज़ द मोस्ट कॉमन लिवर ट्यूमर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। दिस इज़ एमसीक्यू, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन लिवर ट्यूमर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये अर्ली चाइल्डहुड में ही होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको पेशेंट को होता क्या है, एक तो जो एपीसी है ये मैंने पहले बताई, ये बीटा कैटेनन को ना आपके पास क्या ये कंट्रोल कर रहा होता है। बीटा अब जब अगर ये एपीसी ख़त्म हो जाए और ये एपीसी की म्यूटेशन किस में होती है, फैप में होती है, फीमेल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस में फैप की जो ना म्यूटेशन होती है। जब इसकी म्यूटेशन होगी तो ये बीटा कैटेनन फ्री हो जाएगी। अब ये बीटा कैटेनन जब फ्री होगी तो ये इस पाथवे को एक्टिवेट करेगी, ये MYC वाला पाथवे, और ये फिर जो ना आपके पास क्या यहाँ जो ना माइटोसिस को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है जो ना ये इस तरह से ना APC वाली और जो ना बीटा कैटेनन में आपके पास क्या ये होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर WNT एक जीन होता है या WNT एक पाथवे भी होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, WNT डिस्ट्रॉयज़ द APC, WNT पाथवे डिस्ट्रॉयज़ द APC। अब ये APC को डिस्ट्रॉय करता है। जब इस जीन की म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होगी तो APC की डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगी और बीटा कैटेनन बिल्कुल फ्री हो जाएगी, फिर से वो पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। तो या तो APC खुद ही ख़त्म हो जाए या WNT उसको ख़त्म करे। काम आखिर में क्या होना है, वो जो बीटा कैटेनन है वो फ्री होनी है, वो फिर माइटोसिस करवाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें P53 का भी जो ना आपके पास क्या लॉस होता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है P53 जीन का, ठीक है। तो ये आपने याद करना है इसमें, ठीक है। और इसके दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, एक होता है एपिथेलियल टाइप, दूसरा होता है आपके पास क्या एपिथेलियल प्लस मेसेनकाइमल। अब जो एपिथेलियल है उसमें सिर्फ आपको स्मॉल फीटल सेल्स मिलेंगे, बिकॉज ये फीटस में मतलब कि ये बच्चों में होता है। स्मॉल फीटल सेल फार्मिंग ट्रेबिक्यूली एसनाई एंड ट्यूब्यूल्स। वो जो फीटल सेल्स हैं वो ट्रेबिक्यूली भी बना रहे होंगे, लिवर में आपके पास एसनाई भी बना रहे होंगे और ट्यूब्यूल्स भी बना रहे होंगे, ठीक है। और जो एपिथेलियल प्लस मेसेनकाइमल है इसमें आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एडिशनल फोकाई ऑफ मेसेनकाइमल सेल, वो तो होंगे ही होंगी, ये इसके साथ साथ ये चीज़ भी होगी मेसेनकाइमल डिफरेंशिएशन, उसमें मेसेनकाइमल डिफरेंशिएशन भी होगी, विच कंसिस्ट ऑफ मेसेनकाइम, ऑस्टियोइड, कार्टिलेज और स्ट्राइएटेड मसल्स। तो इसमें ना ये मेसेनकाइमल एडेड टिश्यू भी आपने ऐड करना है इसमें, एपिथेलियल और फिर ये जो दूसरा टाइप है एपिथेलियल प्लस मेसेनकाइमल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, जो ना आपके पास क्या हेपेटोब्लास्टोमा था। उसके बाद इसमें जो है ना सबसे डेंजरस कंडीशन आ जाती है हमारे पास क्या हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा। अब जो हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा है इसके जो ना कॉजेज़ क्या हैं, इसका जो ना सबसे बड़ा कॉज हेपेटाइटिस B एंड C। हेपेटाइटिस इसके कॉजेज़ में यहाँ पर लिख दूँ, कॉजेज़ क्या हैं,
है बी एंड सी, हेपेटाइटिस बी एंड सी ये हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी भी ये आप लिख देना। और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी हैं और नॉन अल्कोहलिक। अच्छा, इसमें एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूँ, एफ्लाटॉक्सिन्स, एफ्लाटॉक्सिन्स ऑफ एस्परजिलस, एफ्लाटॉक्सिन्स ऑफ एस्परजिलस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है। ये एक एस्परजिलस एक फंजाई होता है जिसमें आपके पास क्या है, एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक टॉक्सिन है, तो वो आपके पास क्या करवा रहा होता है, आपके पास क्या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवा रहा होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बी और सी और एफ्लाटॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है यार, ये P53 है, इसमें म्यूटेशन होगी, ये मैंने पहले भी बताया, इसका फंक्शन क्या है बहुत बार बताया, हर ट्यूमर में बताया है, ठीक है। तो ये इसकी जो ना इनएक्टिवेशन हो जाएगी, बीटा कैटेनन की म्यूटेशन, मतलब क्या इसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगा। और एक चीज़ आती है इसमें क्या, प्रोटीन काइनेज है, प्रोटीन काइनेज ए में जो आपके पास क्या म्यूटेशंस होती हैं ना, वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, जो ना जीन फ्यूजन वाली म्यूटेशन होती है। इसमें जो म्यूटेशन होती है वो जीन फ्यूजन होती है। इसमें आपको मैं एक एग्जांपल बता दूं, जो ना ABL टायरोसिन काइनेज वाला आपको मैं बता दूं, अगर आपको याद हो। ABL टायरोसिन काइनेज में बेसिकली होता क्या है, एक ABL जीन होता है, ABL वो जो है आपके पास क्या उसकी ट्रांसलोकेशन हो जाती है, जो ना आपके पास क्या आई थिंक सो कि जो ना IgG का जीन होता है जो कि बहुत ही हाईली एक्टिव होता है। तो हाईली एक्टिव जीन की जगह पर जब आपके पास क्या नॉर्मली एक्टिव जीन जो ना आपके पास क्या ट्रांसलोकेट हो उसकी जो ना ट्रांसलोकेशन हो जाएगी तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो उस तरह से ना उसका फंक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो ABL टायरोसिन काइनेज है वो फिर आपको ना वहाँ पर उसकी म्यूटेशन मिलती है और ये कॉमनली आपको ना किस में मिलती है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में मिलती है, ठीक है। ABL टायरोसिन काइनेज इसमें भी ऐसा ही होता है, प्रोटीन काइनेज ए की जो ना ट्रांसलोकेशन हो जाती है और उसमें फ्यूजन ऑफ जीन हो जाती है और ये फिर सुपर एक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। जिस जो ना पेशेंट में आपके पास क्या ये वाली म्यूटेशन आपको मिले उसको ना हमने अलग नाम दिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्या फाइब्रोलेमुलर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये अडल्ट में बहुत ज़्यादा होता है, ये अडल्ट में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आपने याद करना है, ये अडल्ट में कौन सा होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ होती है आपके पास क्या TERT जीन, TERT जीन आपके पास क्या यहाँ पर टीलोमरेज है उसको एक्टिवेट करता है। अब टीलोमरेज बेसिकली क्या करता है, ये जो टीलोमरेज की एक्टिवेशन है ना, यहाँ पर सिंपल अगर मैं बता दूं, जो ना जो कैंसर के हॉल मार्क्स होते हैं 8 पॉइंट्स होते हैं, उनमें से जो ना ये एक वही फंक्शन है, ठीक है। मतलब क्या लिमिटलेस कैपेसिटी होती है किसकी, कैंसर सेल्स की टू मल्टीप्लाई। तो जो ना आपके पास क्या जो ना डॉटर सेल बनाने की जो कैपेसिटी होती है उनकी बहुत जो है ना लिमिटलेस होती है, उनकी कोई भी लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो ये जो टीलोमरेज की एक्टिवेशन है ये इसकी जो ना उस कैपेसिटी को ना लिमिटलेस करवा देती है। तो ये जो ना इंपॉर्टेंट होती है उसकी जो ना आपके पास क्या जो ना डिवीजन में उसको हेल्प करती है, ठीक है। तो इन तीनों में म्यूटेशन होती है। इसकी मार्फोलॉजी में आपको क्या मिलेगा, इसकी मार्फोलॉजी में ना आपको जो ना स्मॉल सेल चेंजेस मिलेंगी और लार्ज सेल चेंजेस मिलेंगी। ये क्या है, लार्ज सेल चेंज है, ठीक है। और ये क्या है, स्मॉल सेल चेंज है, ठीक है। अब ये जो लार्ज सेल चेंज है इसमें आपको ना जो ना लार्ज सेल में क्या मिलेगा, मल्टीपल प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लिया। ये जो न्यूक्लिया हैं ये आपको मल्टीपल मिलेंगे और प्लियोमॉर्फिक मिलेंगे। और ये जो न्यूक्लियस और जो ये साइटोप्लाज्म का ये जो रेशो है ये आपको ना नॉर्मल मिलेगा, नॉर्मल न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो। ये जो रेशो है इसके बीच में ये बिल्कुल आपको नॉर्मल मिलेगा, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, स्मॉल सेल में हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो। इसमें जो जो ना न्यूक्लियर टू जो साइटोप्लाज्मिक का रेशो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इसमें आपको हाइपरक्रोमेजिया मिलेगा, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेजिया। इसमें ना जो ना कलर है उसका बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाएगा न्यूक्लियस का, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और सॉरी यहाँ पर आपको ना नोड्यूल्स भी मिलेंगे, इसमें उनको ना हम डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स बोलते हैं। ये लिवर है, ये इसमें आपको क्या मिलेंगे, डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स। ये डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स हैं। और ये डिस्प्लास्टिक नोड्यूल बेसिकली स्मॉल सेल चेन से ही जो ना आपके पास क्या रिलेटेड होते हैं, स्मॉल सेल चेन से ही रिलेटेड होते हैं डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स। अब बेसिकली ये ना 2 कलर्स के होते हैं, या तो ये आपको ग्रीन मिलेंगे, अगर ये ग्रीन हुए
उसका जो ना आपके पास क्या जो उसका रीज़न होगा वो क्या होगा, कोलिस्टेसिस होगा। अगर ये पेल और येलो है, अगर इनका कलर पेल है या फिर येलो है, वो इसकी फैटी चेंजेस की वजह से होगा, ठीक है। पेल या फिर येलो कलर उसकी फैटी चेंजेस की वजह से होता है, ठीक है। अगर नोड्यूल है वो ग्रीन कलर का है तो वो कोलिस्टेसिस की वजह से ग्रीन है। अगर वो पेल या फिर येलो है वो उसकी फैटी चेंजेस की वजह से उसका कलर है, ठीक है। और अगर ये नोड्यूल इसकी साइज़ ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर है तो इसमें ना इन्वेजन की कैपेसिटी भी आ जाती है और मेटास्टैटिक की भी कैपेसिटी आ जाती है। ये जो इन्वेड करेगा वो फिर वास्कुलर चैनल में इन्वेड करेगा, और मेटास्टेसिस इसमें कौन सी होगी, सिर्फ इंट्रा हेपेटिक होगी। एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटास्टैटिक जो ना इसमें वो कैपेसिटी नहीं आती अभी तक, ठीक है। अगर इसकी साइज़ ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर है तो ये इन्वेजन करेगा वास्कुलर सिस्टम में और मेटास्टेसिस करेगा इंट्रा हेपेटिकली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये इसकी मॉर्फोलॉजी थी। उसके अलावा इसकी मॉर्फोलॉजी में ये एक ट्रायंगल आपने याद करनी है। ये ट्रायंगल बेसिकली किस में मिलती है आपको, इस कंडीशन में मिलती है, फाइब्रोलेमेलर वाले में, ठीक है। ये ट्रायंगल आपने याद करनी है। इसमें आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, पॉलीगोनल सेल्स विथ विथ ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म। पॉलीगोनल सेल्स होंगे, उसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो ग्रेन्यूलर होगा, उसमें ग्रेन्यूल बहुत ज़्यादा होंगे। और वेसिकुलर नोड्यूल विथ न्यूक्लियोलस, जो नोड्यूल होंगे, नोड्यूल में वेसिकल्स होंगे और वेसिकल में ही आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है। इस तरह से ये वेसिकल है, उसमें न्यूक्लियोलस होगा, इस तरह से आपको होगा। उसके बाद इसमें तीसरी चीज़ आपको पैरेलल लेमेलाई ऑफ कोलेजन बंडल्स, इसमें इस तरह से बंडल्स मिलेंगे पैरेलल आपको कोलेजन के, ठीक है, लेमेलाई मिलेंगे उसके, ठीक है। तो ये होता है, ये तीनों आपको ये तीनों किसके फीचर्स हैं, ये आपके पास किसके फीचर्स हैं सॉरी जो ना आपके पास क्या फाइब्रोलेमेलर हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा के फीचर्स हैं ये तीनों, ठीक है। उसके अलावा जनरल फीचर्स आपको क्या मिलेंगे, अब्डोमिनल पेन मिलेगा, फीवर मिलेगा, मलेज मिलेगा, वेट लॉस मिलेगा, हाई अल्फा फीटोप्रोटीन मिलेगा एंड हेपेटोमेगली मिलेगी। ये भी आपको फीचर्स क्लिनिकली मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और उसके बाद हमारे पास आता है क्या मैलिग्नेंट बिलियरी ट्यूमर। अब जो मैलिग्नेंट बिलियरी ट्यूमर है इसमें बेसिकली जो ना दिस इज़ इसकी जो प्री मैलिग्नेंसी होती है, इसकी प्री मैलिग्नेंसी को हम बिलियरी इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया बोलते हैं। ये मैलिग्नेंट है तो इसके लिए एक प्री मैलिग्नेंसी भी होगी, मतलब क्या जो ये ट्यूमर करवा रही होगी, इसकी जो प्री मैलिग्नेंसी होगी वो क्या होगी, यार इसको कहाँ पर लिख दूँ, प्री मैलिग्नेंसी इसकी क्या है, बिलियरी इंट्रा एपिथेलियल, बिलियरी इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर ना इसमें आपने इसको ना हमने दो चीज़ों में जो ना ट्यूमर्स में डिवाइड किया है। एक होता है इंट्रा हेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा, दूसरा होता है बिलियरी एडिनोकार्सिनोमा। जो इंट्रा हेपेटिक है उसमें केरास में म्यूटेशन होती है। केरास एक पाथवे होता है जो कि आपके पास क्या MYC जीन को एक्टिवेट करता है। फर्दर आपको पाथवे पता है कि क्या होता है। बिलियरी एडिनोकार्सिनोमा में भी केरास की जो ना आपके पास क्या एक्टिवेशन होती है, केरास पाथवे की। और इसमें एक IDH1 और IDH2 में भी जो ना म्यूटेशन होती है, जो ना ये भी आपके पास क्या ये जो ना जीन्स होते हैं, ठीक है, इनमें भी ना आपके पास क्या म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। और ये आपके पास कौन सी म्यूटेशन होती है, जो ना लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें दूसरे जीन आते हैं BAP1 और BPRM1 जीन, इनमें भी म्यूटेशन होती है। और लास्ट इसमें जो म्यूटेशन होती है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 की जो ना आपके पास क्या इसमें म्यूटेशन होती है, ठीक है, ये है। लेकिन इसमें P53 और P53 की म्यूटेशन नहीं हो रही, ठीक है, इंट्रा हेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा। लेकिन जो बिलियरी है इसमें P53 एंड SMAD4 की भी ना म्यूटेशन होती है, लेकिन ये जो म्यूटेशन होती है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, ठीक है। तो ये होता है। और इसमें आपको जो ना मॉर्फोलॉजी इसमें क्या मिलेगी, फॉर्म ग्रे वाइट मासेस, इसमें ग्रे वाइट मासेस मिलेंगे। और जो बिलियरी एडिनोकार्सिनोमा के ट्यूमर्स हैं उनको हम क्लास्किन ट्यूमर भी बोलते हैं। क्या क्लास्किन, ये क्या बिलियरी ट्यूमर्स जो ना इसके ट्यूमर्स को हम क्लास्किन ट्यूमर भी बोलते हैं। और ये जो ट्यूमर्स हैं दे फॉर्म द फर्म नोड्यूल इन बाइल डक्ट विच ऑब्स्ट्रक्ट द बिलियरी ट्रैक्ट। ये जो ना ये क्या है, ये बाइल डक्ट है
अगर ये जा रहा है तो उसमें अगर ये फर्म नोड्यूल बना देंगे, फर्म नोड्यूल, तो ये बाइल डक्ट बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है, ठीक है, इन बाइल डक्ट, और ये बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ये बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन भी करवा सकता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, गाल ब्लैडर कार्सिनोमा। गाल ब्लैडर कार्सिनोमा 95% ऑफ द पेशेंट्स में आपको कौन से पेशेंट में मिलेगा, गॉल स्टोन्स के पेशेंट में मिलेगा विद क्रोनिक इन्फ्लामेशन, वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी उसमें होगी, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जो ना इरीथ्रो जो ना एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है कि जो ना आपके पास क्या है, इसमें जो ना जीन होता है जिसमें ना म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से केरास में एक्टिवेशन हो जाती है। केरास आपके पास क्या फर्दर जो ना आपके पास क्या जो ना म्यूटेशन मतलब क्या वो माइटोसिस करवाएगा, ठीक है। तो वो फिर इसमें म्यूटेशन होती है, और P53 में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है इसमें, जो ना इसमें मतलब क्या होगा, यहाँ पर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगी, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगी, ये आपने याद करना है। और इसमें आपको दूसरा क्या मिलेगा, इसमें ना जो ना नोड्यूल्स बनेंगे वो इसके फंडस में बनेंगे, ये इसका फंडस है। फंडस में आपके पास यहाँ पर फर्म मासेस मिलेंगे आपको, और इस पूरे के अंदर आपको क्या मिलेगा, डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा मिलेगा। डेस्मोप्लास्टिक मतलब क्या, इसमें कोलेजन की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है, और इस कोलेजन की डिपोजिशन के बीच में यहाँ पर आपको इसमें ग्लैंड्स भी मिलेंगे, उसके बीच में आपको ग्लैंड्स भी मिलेंगे। तो ये जो डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा है ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या हेपेटिक नियोप्लेजियास का जो ना आपके पास क्या पूरा टॉपिक। आई होप कि ये जो पूरा टॉपिक है आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा।